हमारी कोशिश ये रहेगी इस 1 घंटे में, हो सकता है कि आप लोगों के पास अगर अगला कोई टेस्ट ना हो तो 1 घंटे की बजाय थोड़ा सवा घंटा ले लें। तो आप बैठे रहेंगे, अगर आपका मन लगे तो बैठे रहिएगा आगे, और मन ना लगे तो थोड़ा सा भुगतिए, ठीक है। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि 2 पार्ट करा दें, एक आपका गद्य खंड का और एक आपका पद्य खंड का, लेकिन अगर दो ना हो पाए तो एक तो करा ही देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बेसिक आइडिया थोड़ा सा देने की जरूरत है कि आपकी जो हिंदी विषय है कक्षा 12वीं के लिए, इसमें दोनों ही चीजें बराबर रूप से आवश्यक हैं। जितनी आवश्यक आपके लिए किताब है लगभग उतनी ही, लेकिन उससे थोड़ी कम आवश्यक आपका व्याकरणिक पोर्शन और ये सब चीजें जो रहती हैं, अपठित गद्यांश पद्यांश, ये सब चीजें थोड़ी बाहर की, मतलब उनमें तमाम चीजें आ जाती हैं, उनको अगर उंगलियों पर गिनाएंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। आवाज आ रही है कि नहीं, वरना पता चले पूरा। हाँ, मेरे साथ कई बार ऐसा होता है, ठीक है। बहरहाल तो हमारी किताब जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। ओवरऑल जब हम देखेंगे, संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखो, कवि परिचय देखो, ये सब किताब के ही अंग हैं। 2 नंबर वाला प्रश्न देखो, 3 नंबर वाला प्रश्न देखो, 3 नंबर वाला चूंकि कवि परिचय आता है, प्रश्न 2 नंबर वाले आते हैं, ठीक है। और उसके अतिरिक्त बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब एमपी बोर्ड ने एक बहुत अच्छा काम किया है पिछले कुछ वर्षों से, जब मैं 12th में था 2022 में, तब से ये किया है कि अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भर भर के आने लगे हैं। 80 नंबर में से 32 नंबर के सिर्फ ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो कई बच्चे पहले ऐसे होते थे जो परीक्षा अध्ययन लास्ट में थोड़ी सी रट के अच्छे अंक ले आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तुम जानते हो कि ऑब्वियसली थोड़े गहराई से पूछे जाते हैं, और उनके उत्तर वही सही कर पाएगा जिसने पढ़ रखा हो, है ना, जिसको किसी गुरु ने मोटिवेट कर रखा हो। अपने आप को गुरु तो नहीं कह रहा, लेकिन एक मार्गदर्शक के रूप में हो सकता है कि मैं आपके काम आऊं। बहरहाल बहुत ज्यादा बातों पर ना चलते हुए सीधे सीधे चलते हैं। आपकी किताब है आरोह भाग 2 नाम की, और उसके 2 खंड हैं, जिसमें पद्य खंड है और गद्य खंड है। पद्य में क्या होता है, कविताएं आती हैं। क्या होता है पद्य में? कविताएं आती हैं जिन्हें हम गा सकते हैं, जिनकी लय होती है, जो छंदबद्ध होती हैं, हम सब जानते हैं, ठीक है ना। और गद्य खंड के अंतर्गत कौन सी चीजें आती हैं? जो लेख होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, निबंध, है ना, और कहानी, उपन्यास, उपन्यास का अंग, एकांकी, ये सब चीजें किसमें आती हैं? गद्य खंड में आती हैं, ठीक है ना। तो गद्य खंड का ही आपका थोड़ा अंतिम का पार्ट है ये सीरीज के फूल। क्योंकि ये पार्ट ऐसा है कि थोड़ा सा मतलब समझने में टफ हो सकता है अगर आप खुद से समझेंगे तो, मतलब अन्य पाठों की तुलना में थोड़ा ज्यादा कठिन है। इसलिए मैंने सोचा कि इस पाठ को ही आपके रेफरेंस के तौर पे लिया जाए, ताकि अगर आगे जाके आप लोग ना भी पढ़ें तो ये तो फ्री में आपको मिल ही जाए, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ना। बहरहाल हम शुरू करते हैं। ये पाठ जो है किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आचार्य के नाम से भी संबोधित किया जाता है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म आरत दुबे का छपरा, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया में है, वहां पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था? आरत दुबे का, आरत दुबे का कहाँ पर है ये? बलिया। ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ स्पेशल, क्योंकि जब किसी के जन्म के बारे में और लेखकों का कम आता है, लेकिन अक्सर हजारी प्रसाद द्विवेदी और हरिवंश राय बच्चन के बारे में ज्यादा पूछ लिया जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? आरत दुबे का छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश में 1907 में। 1907 में और 2 लोगों का जन्म हुआ है जो आपकी ही किताब के लेखक या कवि हैं। एक हुआ है महादेवी वर्मा जी का। कहाँ पे हुआ है? एक हुआ है महादेवी वर्मा जी का फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में, और एक और हुआ है हरिवंश राय बच्चन जी का इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखना, ठीक है। 1907 में 3 लोगों के जन्म हुए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और महादेवी वर्मा, और कौन? हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। बहरहाल थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी हैं कि इनको पढ़नी ही पड़ती हैं, सरल शब्दों में क्या ही डिकोड करेंगे, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित लेखक, आलोचक और निबंधकार थे। उनका जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। उनकी प्रमुख कृतियों में बाण भट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, अशोक के फूल, पुनर्नवा आदि शामिल हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक लिख सकते हैं, देखिए, ठीक है ना।
इसके लिए एक ट्रिक बता रहे हैं कृतियां याद करने की। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी में एक तो क्या है, बाण भट्ट की आत्मकथा, और एक क्या है, अनाम दास का पोथा। तो जिसके पास हजारी मतलब हजार, याद रखिए एक ट्रिक के रूप में, थोड़ा सा माइंड मैपिंग करिए। हजार, जिसके पास हजारों रुपये होंगे, मतलब हजारों रुपयों की या कहें हजारों गहनों की संपत्ति होगी, उसके पास ऑब्वियसली बहुत सारे पोथी पत्रा पोथा भी होंगे, ठीक है ना। और वो वो क्या करेगा, लोगों को बाण मार के उनकी आत्मा भी बना देगा। क्या करेगा, लोगों को मारेगा, बाण मतलब तीर, उनको तीर मारेगा और उनको क्या कर देगा, लोग जब मर जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, आत्मा बन जाते हैं। अब क्योंकि मैं भी कोई घर से ट्रिक बना के नहीं लाया था, मेरे को अभी लगा कि कुछ ऐसा बना सकते हैं तो बना दिया है ना। तो आप भी क्या करें, ये एक बहुत सरल तरीका है चीजों को याद करने का, चीजों को लर्न करने का। जब हम पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ उनको थोड़ी मैपिंग कर लो माइंड में, तो अक्सर वो चीजें लंबे समय तक हमें याद रहती हैं, ठीक है ना। और पुनर्नवा शामिल हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य की आलोचना इतिहास लेखन में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हर एक लेखक की एक मुख्य विशेषता होती है कि किसने किस चीज पर ज्यादा फोकस किया है। जैसे हमारे एक लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक रचना है, कौन सी रचना है, किसी को मालूम है? मेला आंचल। मेला आंचल क्या है, आंचलिक उपन्यास है। और तुम्हारी ये पहलवान की ढोलक जो है, हमारे पाठ है एक, चौथा पाठ है शायद, वो भी फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है। तो जो पहलवान की ढोलक है वो भी क्या है, थोड़ी आंचलिक ढंग से लिखी गई है। आंचलिक मतलब अंचल और गांव की बातों को, गांव के माहौल को समाहित किया है। तो आंचलिक छवि किसकी है, फणीश्वर नाथ रेणु जी की। वैसे ही करके आलोचक छवि किसकी है, हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। आलोचक का मतलब है आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। आलोचना, ये बताइए आलोचना शब्द से कितने लोग परिचित हैं कि आलोचना असल में होती क्या है? ये आपकी गद्य की एक विधा है, आलोचना कैसे की जाती, क्या होती है आलोचना, बता सकता है कोई? नो, किसी के बारे में बताना नहीं। किसी के बारे में जब बताओ ना, तो उसकी अच्छी बातों को इग्नोर कर दो और उसकी बुराइयां निकालते रहो, ठीक है। लड़कियां अक्सर आलोचना करती हैं दूसरी लड़की के बारे में। अगर लड़कियां एक दूसरे के बारे में बातचीत कर रही होंगी, तो कभी अगर दूसरी लड़की सुंदर हो तो उसको सुंदर तो बता ही नहीं सकती कभी, है ना। तुलसीदास जी ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा, मोहि न नारी नारी के रूपा पन्न गार यह चरित अनूपा, ठीक है ना। तो कभी एक स्त्री दूसरी स्त्री के रूप से मोहित नहीं हो सकती, तुलसीदास जी ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा इसके बारे में, ठीक है। तो आलोचना समझ गए हो गई, किसी की बातों को अगर हम बताएं तो उसके उन पक्षों को ले लें जिनमें वो अच्छा नहीं है, और उन पक्षों को छोड़ दें जिनमें वो अच्छा है या उसने अच्छे काम किए हैं, तो समझ गए होगे। ऐसे ही करके आलोचक छवि है इनका। ये निबंध जो है अभी लिखा हुआ है, ललित निबंध, क्या नाम है पाठ का, सीरीज के फूल, जिस पाठ को हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसमें भी इनकी आलोचक छवि स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। नेताओं के बारे में, राजनेताओं के बारे में, कवियों के बारे में, सबकी आलोचना इन्होंने की है, आगे जाके आप देखेंगे, ठीक है। तो द्विवेदी जी का लेखन सरल, प्रभावी, विद्वतापूर्ण होता था, जिसमें भारतीय परंपराओं, मूल्यों का सजीव चित्रण मिलता था। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। एक पुरस्कार याद रख लो, साहित्य अकादमी। लेकिन फिर भी इतना ज्यादा ये इंपोर्टेंट नहीं होता है ये सब आपका, मतलब कौन सा पुरस्कार मिला, कहाँ जन्म हुआ, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों के लिए जब हम लेखक परिचय लिखते हैं तो उसमें हम क्या लिखेंगे, उसमें क्या लिखते हैं, दो रचनाएं लिखते हैं। सबसे पहले तो दो रचनाएं लिख देंगे, बाणभट्ट की आत्मकथा और अनामदास का पोथा। और फिर लिखते हैं भाषा शैली। तो इसमें कुछ लोग क्या गलती कर देते हैं कि मिला देते हैं दोनों को, भाषा शैली करके एक डैश कर दिया, भाषा अलग लिखो और शैली अलग लिखो। भाषा में क्या लिखते हैं, उसकी भी टेक्निक्स हैं लिखने की। ये नहीं है कि कुछ भी उसमें टिप दिया, तुमने सोचा मूर्ख तो है नहीं चेक करने वाला, जब वो चेक कर रहा है तुम्हारी कॉपी, तो ये समझो कि कहीं ना कहीं एक अच्छी बेहतर क्वालिफिकेशंस के साथ आया होगा। पहले उसने पढ़ाई कर रखी होगी, उसके बाद वो सरकारी टीचर बना होगा। सरकारी टीचर्स को भी सबको चेकिंग का काम नहीं दिया जाता, कुछ योग्य टीचर्स होते हैं उनको दिया जाता है। तो ऐसा कर देते हैं टीचर, दया कर देते हैं कि फिर यार अब मर ही रहो है तो ठीक है, दे देते नंबर। लेकिन आवश्यक नहीं है कि आप गलत लिखोगे तो नंबर मिल जाएंगे। तो टेक्निक्स होती हैं भाषा में, क्या लिखना है कि भाषा सरल सहज, किसी की भाषा सरल सहज और प्रभावी होती है, प्रभावपूर्ण होती है। किसी की भाषा नहीं होती सरल सहज, किसी किसी की भाषा ऐसी होती है कि वो बड़ी क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्लिष्ट मतलब
बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने लेखन में। जैसे द्विवेदी जी हैं, इनकी खुद की भाषा सरल सहज प्रभावी है, साथ ही इन्होंने क्लिष्ट शब्दों का यानी कठिन शब्दों का प्रयोग किया है। आगे जाके जब आप किताब पढ़ेंगे तो बहुत कठिन शब्द मिलेंगे। जैसे अंबेडकर के बारे में अगर आप लिखेंगे, क्योंकि अंबेडकर पर मैं ज्यादा बोलने से बचता हूं, आजकल सोशल मीडिया पर लोग मुझे घेर के रखते हैं ज्यादातर, है ना। आ, तो अंबेडकर के बारे में लिखेंगे, अक्सर कहते हैं कि बहुत गाँव में या बहुत गरीब माहौल में रहे, लेकिन भाषा इनकी क्या है, इन्होंने हिंदी में कुछ नहीं लिखा, हिंदी बहुत कम शायद हिंदी आती नहीं थी, आई थिंक, है ना, सब कुछ अंग्रेजी में लिखते थे। इतने गरीब थे कि बहरहाल, तो हम इस चीज को यहाँ पर क्लोज करते हैं। ये लेखक परिचय आपका हो गया। अगला स्लाइड हम निकालते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड कैसे निकलेगी? तो पाठ का सार, अब हम इसकी ओर चलेंगे, थोड़ा सा चीजें यहाँ से भी पढ़ेंगे और थोड़ा अपने मन से भी बताएंगे। सीरीज के फूल जो है द्विवेदी जी का एक ललित निबंध है। पाठ क्योंकि बहुत बड़ा है, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सरल शब्दों में इस चीज को समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ललित निबंध है, इसमें सीरीज के सौंदर्य के माध्यम से विविध विषयों पर रोचक विचार व्यक्त किए गए हैं। इसका सार जो है वो इस प्रकार है। सीरीज वृक्ष जो है फूलता किस प्रकार से है, सबसे पहले बात करते हैं सीरीज फूलता किस प्रकार से। अब इनने सीरीज को क्यों चुना, सबसे पहले तो ये समझ लो। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या है ना, एक दिन थोड़ा गर्मी का मौसम था और एक पेड़ के नीचे बैठे थे, और वो पेड़ किसका पेड़ था? सीरीज का पेड़ था। सीरीज होता क्या है, आगे जाके हम चित्र दिखाएंगे पेड़ सीरीज के पेड़ का, ठीक है। जैसे तुम्हारे तमाम पेड़ होते हैं ना, वैसे ही करके एक पेड़ किसका होता है? सीरीज का होता है। तो सीरीज के पेड़ के नीचे बैठे थे और सोच रहे थे कुछ। वैसे ही वो सोचते हैं कि यार, ये एक मतलब सीरीज के पेड़ आजकल बहुत कम बचे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं सीरीज के पेड़। जैसे एक अशोक का पेड़ होता है, देखा है? अशोक का देखा है? आज से 10 या 12 साल पहले अशोक के बहुत पेड़ देखे होंगे, अगर आप रहे होंगे 10 12 साल पहले, अगर नोटिस किया होगा तो। पहले बहुत पेड़ थे अशोक के, लेकिन धीमे धीमे करके अशोक के पेड़ क्या होते जा रहे हैं? विलुप्त होते जा रहे हैं और खत्म होने की कगार पर आ गए। ऐसे ही करके जो सीरीज का पेड़ है वो तो बहुत ज्यादा विलुप्त हो गया, उसको जाके तुम अब अपनी कार लेके जाओ, खूब ढूंढो, सीरीज का पेड़ ढूंढ नहीं पाओगे यहाँ पे। मतलब बहुत मुश्किल से मिल जाए तो मिल जाए, अन्यथा सीरीज का पेड़ बिल्कुल विलुप्ति की कगार पर है। तो समझ गए होगे कि सीरीज का पेड़ एक बहुत मुश्किल से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को दिखा, तो उन्होंने सोचा कि यार सीरीज के पेड़ जो है ना बहुत विलुप्त होते जा रहे हैं। फिर उनको कुछ विचार आए सीरीज के बारे में कि ये कब फूलता है, क्या करता है, उन्हीं चीजों को इन्होंने लिखा है। और सीरीज के पेड़ से बहुत कुछ रिलेट कर पा रहे हैं। सीरीज के पेड़ की एक खासियत है, ये क्या करता है कि वायुमंडल से अपना रस खींचता है। अन्य पेड़ क्या करते हैं? अन्य पेड़ क्या करते हैं, नीचे से अपना रस या अपनी जीवन धारा खींचते हैं, लेकिन जो सीरीज है वो कहाँ से खींचता है? वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से अपना रस खींचता है। और जैसे सबकी एक मतलब रस का मतलब समझ रहे हो? न्यूट्रिशन, ठीक है ना। सब अपना अपना न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं से खींचते हैं, है ना। कोई अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है ना, और कोई ज्यादा खाना खा के खून अपने आप में जनरेट करता है, कोई किसी दूसरे का खून पी लेता है। कहते हैं ना, खून पी रहे तुम तो आओ, ज्यादा खून पी के ही रहेगा, है ना। तो सीरीज क्या करता है, वायुमंडल से अपना रस खींचता है। और उनको एक वनस्पति शास्त्री उनके मित्र थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। वनस्पति शास्त्री मतलब, वनस्पति मतलब जानते हो, ये पेड़ पौधे घास ये सब चीजें। और शास्त्री मतलब इन चीजों का अध्ययन कर रखा हो, जिसने इन चीजों की पढ़ाई कर रखी हो, इन चीजों का जो डिप्लोमिस्ट हो, डिप्लोमेट हो, ठीक है ना। तो वो कह उसी ने एक बार कहा था कि ये हजरत जो है ना वायुमंडल से अपना रस खींचते हैं सीरीज, इसीलिए चाहे जेठ मास हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कोई सा भी मौसम हो, ये तो लहलाते ही रहते हैं। अब भाई अन्य पेड़ जो है ना वो तो गिर जाते, अन्य पेड़ जो है उनके फूल गिर जाते हैं। किसी का फूल देखा है तुमने जो हर मौसम में खिलता रहता हो या हर मौसम में उसमें फूल फैलाते रहते हो? कोई पेड़ है ऐसा? लेकिन सीरीज ऐसा है जो जेठ मास की जलती धूप में भी उसमें फूल खिले रहते हैं, यानी तब भी ठंडक का प्रचार करता रहता है। इसको शीत पुष्प भी कहते हैं, सीरीज के फूल को क्या कहते हैं? शीत पुष्प। शीत यानी कि ठंडा, पुष्प यानी फूल, यानी कि इसके नीचे बैठने पर ठंडक का एहसास होता है। तो सीरीज क्या है? ठंडा
पुष्प है, चाहे गर्मी हो कितनी भी तो भी ये ठंडक प्रदान करता है, चाहे बरसात का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो, ये अड़ा रहता है अपनी जगह। और इनकी एक और विशेषता है, तो इससे ये क्या साबित करना चाहते हैं, इससे इनको आइडिया आया कि जिस प्रकार सीरीज हर मौसम में लू, आंधी, वर्षा या मौसम की या ऋतु की फिक्र किए बिना हर मौसम में चाहे पतझड़ हो तब भी नहीं झड़ता, यूं ही लहलहाता रहता है, यूं ही अपने आप को सरवाइव करता रहता है, हर मौसम को झेलता रहता है। इसी प्रकार मानव को भी, इंसान को भी क्या होना चाहिए, बाधाओं से, विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए, बाधाओं से विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, गम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो इंसान पत्थरों को पानी बना देने वाला है, लेकिन आजकल नहीं रहा है, आजकल पानी को पत्थर बना देता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि इसी प्रकार जैसे श्रीश जो है वो किस चीज का प्रचार कर रहा है, किस चीज का उदाहरण दे रहा है, समाज में किस चीज का उदाहरण पेश कर रहा है, कि हमको किसी भी परिस्थिति से, किसी भी विपत्ति से घबराना नहीं चाहिए। दिनकर जी लिखते हैं कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो हम सभी को क्या करना चाहिए कि हम छोटी मोटी विपत्तियों से अक्सर घबरा जाते हैं कि यार एग्जाम्स आ गए हमारे, टर्मिनल एग्जाम्स, क्वार्टरली एग्जाम्स आ गए, आज ना यार मैथ वाले सर ने मेरे को 17 नंबर दिए, मेरे 19 आ रहे थे। छोटी मोटी बातों से घबरा जाते हैं, इन सब चीजों को क्या करना चाहिए, असल में इग्नोर करना चाहिए। ठीक है ना, तो सीरीज इसी चीज का एक मंत्र प्रचार करता है। मंत्र प्रचार का मतलब क्या होता है, समाज को उदाहरण देना, समाज को उदाहरण। अब चूंकि मैं रात को थोड़ी देर जाग के ये पीपीटी मैंने लिखी, ये बनाई, पर अब चूंकि मेरा मन हो रहा है कि जो मेरे अंदर से बातें निकल रही हैं मैं उन्हीं चीजों को समझाऊंगा आपको। ठीक है, समझा भी पाठ ही रहा हूँ ये, क्योंकि लिख लिया है शब्दों में, चाहे तो आप इसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, और समय रहेगा तो मैं इसको भी बता दूंगा। क्योंकि मुझे लगता है कि पढ़ करके समझाना और खुद से, मतलब खुद से शब्द जनरेट करके समझाना, वो थोड़ा अंतर होता है उन दोनों में। बहरहाल, तो श्रीस किस चीज का मंत्र प्रचार कर रहा है, परिस्थितियों से बिना घबराए, परिस्थितियों से बिना घबराए जीवन में आगे बढ़ने का मंत्र प्रचार कर रहा है। और अब सीरीज की एक और विशेषता उनको याद आती है थोड़े समय बाद, वो ये है कि सीरीज के फूल जो हैं वो तो इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं कि गुरु अगर किसी, भौरा होता है, भौरा, भ्रमर, जानते हो, कुमार विश्वास का की पंक्तियां सुनी हो, भ्रमर कोई कुमुदनी पर, कुमुदनी क्या होता है, एक फूल होता है, उस पर भ्रमर ज्यादा बैठता है। भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। बहरहाल अपन इनकी बातें नहीं करेंगे। तो जो भ्रमर होता है, भौरा होता है, कितना छोटा होता है, वो अगर भ्रमर उस पे बैठ जाए, किस पे, सीरीज के फूल पे, तो वो फूल धरती में टूट के गिर जाएगा, इतना कोमल होता है, कितना कोमल होता है, समझ रहे हो। और वहीं पर सीरीज का फल जो है बहुत कठोर होता है। सीरीज के फूल के बारे में लिखते हैं, कालिदास ने लिखा है, माफ कीजिए कालिदास ने नहीं लिखा, द्विवेदी जी ने लिखा है। फूल, सीरीज के फूल के बारे में लिखते हैं कि पदम सहेत भ्रमरस्य पेलवा, न सरीसा पुनः पतत्रिणाम, यानी कि केवल भौरे के कोमल पदों का या कोमल पैरों का दबाव तो सहन कर सकता है। अब देखो, पहले तो ये बताओ कि तुम्हें समझ में आ रहा है सबको, एकदम मजा आ रहा है, क्योंकि ये तुम्हारा ऐसा पाठ है बहुत अटपटा है, ये समझ में कम आता है, और मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि इसमें बहुत ऐसे भी पाठ हैं, जैसे पहलवान की ढोलक है, उसको बड़े अच्छे से एक्ट कर करके समझा देंगे, मजा आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो कठिन चीजें हैं, अगर एक लेक्चर दे रहे हैं तो उसमें थोड़ी कठिन चीजें लेनी चाहिए, लगातार पढ़ा रहे हैं तो फिर सीरियल से अपन पढ़ाते ही हैं। ठीक है, तो पदम सहित भ्रमरस्य, यानी कि भौरे के कोमल पैरों का ही दबाव सहन कर सकता है, लेकिन अगर पक्षी उस पर बैठ गया तो गिर जाएगा। केवल और केवल उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है दबाव सहन करने की, प्रेशर झेलने की, वो कितनी है कि एक भौरा उस पर बैठ जाए, लेकिन अगर उस पर एक पक्षी तक बैठ गया तो वो गिर जाएगा, इतना कोमल है।
और फल इतना कठोर है कि नए फूल जब आकर के धक्का मारते हैं उसको, तब भी नहीं नहीं गिरता, मौसम में नहीं गिरता, पतझड़ में नहीं गिरता। ठीक है, फल इतना ज्यादा कठोर है। तो उसकी दोहरी पर्सनैलिटी, यानी कि डबल व्यक्तित्व दिख रहा है। एक शब्द है, अब चूंकि हम लोगों ने उस शब्द को बड़ा गलत वे में यूज कर लिया है, लेकिन वो शब्द तो साहित्य का, हिंदी साहित्य का शब्द है दोगला। उसका अर्थ होता है दो तरह के व्यक्तित्व वाला, दो तरह की पर्सनैलिटी वाला। और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जो हम दिख रहे हैं वो कुछ और हैं, लेकिन वास्तव में हैं वो कुछ और। बहुत सारे लोग होते हैं वो बड़े सीधे, बड़े मासूम, ऐसे ही दिखते हैं कि ये तो बेचारे मतलब इन्हें तो कोई खा लेगा। और वो आंखों से काजल काजल खींच लेते हैं, ठीक है ना। वो ऐसे होते हैं, वो दूसरों को खा लेते हैं, ठीक है ना। समझ रहे हो। तुलसी देख सुवेश, भूलहि मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के कह पेख बचन सुधा सम असन अहे। तुलसीदास लिखते हैं रामचरित मानस में कि तुलसी देख सुवेश, सुंदर वेश या सुंदर रूप को देख करके, तुलसी कहते हैं कि सुंदर रूप को देख करके भूलहि मूढ़ न चतुर नर, मूर्ख भूल जाते हैं, मूर्ख पागल हो जाते हैं सुंदर वेश के पीछे, पागल होके पड़ जाते हैं, नहीं यार अब तो जब मिलना ही चाहिए। लेकिन जो चतुर नर होते हैं वो सुंदर वेश के पीछे पागल नहीं होते। क्यों? क्योंकि सुंदर के कहीं पेख, जो मोर होता है कितना सुंदर लगता है, उसके बाल, उसके जो मोर पंख होते हैं कितना सुंदर लगते हैं, सुंदर के कहीं पेख वचन सुधासम। और मोर जब बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे अमृत झड़ रहा हो, जैसे अमृत झड़ रहा हो, इतनी सुंदर बोलती है। वचन सुधा सम, सुधा यानी अमृत, वचन कैसे है, सुधा के समान, अमृत के समान। और कितनी सुंदर लगती है मोर। लेकिन असन अहे, खाती क्या है, सांप को खाती है। किसको खाती है? सांप को खाती है। ऐसे ही ध्यान रखना, ठीक है। तुम लोग भी ध्यान रखना, वो भी खाते हैं सांप को, है ना। तो बहरहाल, किसी पर कोई व्यक्तिगत कमेंट ना किए बिना, हाँ, कहाँ चल रहे थे। मेरी एक कमी है कि अक्सर मैं भावनाओं में बह जाता हूँ। तो सीरीज के फूल की विशेषता बता रहे थे कि दोहरी पर्सनैलिटी है उसकी। फूल तो इतने कोमल हैं लेकिन फल इतने कठोर हैं। अब उनको इन्हीं फलों से एक बात याद आती है कि जैसे सीरीज के फल हैं ना, सीरीज के फल ऐसे हैं कि नए फूल आकर के उनको धकियाने लगते हैं, नए फूल आकर के उनके दबाव डालते हैं कि ये बाहर निकल जाएं, टूट जाएं, झड़ जाएं, लेकिन वो उसके बावजूद भी नहीं झड़ते, उसके बावजूद भी टिके रहते हैं, अड़े रहते हैं, डटे रहते हैं। और आस या उनकी रचनाओं के जो पात्र हैं वो हमारे सामने आकर के जीवित हो गए हैं, और हमें लगेगा कि ये सब पात्र जो है ना असली हैं। इसका एक एग्जाम्पल अभी आगे दूंगा आकर के। कालिदास की तुलना करते हैं सीरीज से कि वो भी वायुमंडल से अपना रस खींचते हैं। क्यों खींचते हैं? क्योंकि, क्या कर रहे हो, ध्यान दो इधर। वो अनासक्त योगी हैं। क्या हैं? अनासक्त। देखो मैं इतना चिल्ला रहा हूं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सार्थक होना चाहिए चिल्लाना, है ना। जब मैं इतना चिल्ला रहा हूं तो तुम लोग भी थोड़ा ध्यान दो, और काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपके काम आने वाली हैं, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी बक रहा हूं। तो अनासक्त योगी, अब अनासक्त योगी, फक्कड़, ये दो तीन शब्द प्रयोग किए, इनका अर्थ क्या है? अनासक्त योगी क्या है? जिसको किसी में आसक्ति नहीं है, जिसको किसी में आसक्ति नहीं। आसक्ति क्या होती है? आसक्ति होती है भोग विलास की इच्छा। कई लोगों की इच्छाएं जुड़ी रहती हैं कि अब मैं पैसा कमाऊं, ये करूं, वो करूं। अगर कोई बाबा महात्मा है जो आपको हाथ देख रहा है और हाथ देख के 500 रुपए ले रहा है, तो समझो कि वो अनासक्त नहीं है, यानी कि उसको आसक्ति है पैसे की। और जो आज के लिए जी रहा है कि प्रभु की सेवा में समर्पित है सब कुछ, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, ठीक है ना, तो वो अनासक्त है। क्या है? अनासक्त है, उसको कोई आसक्ति नहीं है, दो दे दो, नहीं दो मत दो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अनासक्त केवल साधु नहीं हो सकता, एक सीमा पर खड़ा फौजी भी अनासक्त हो सकता है, अगर वो देश के लिए समर्पित होकर काम करे, उसको सैलरी की कोई चिंता ना हो। लेकिन ज्यादातर जो हमारे युवा हैं, जो हम अपने आप को कहते हैं कि यार हम तो देशभक्त हैं, हम तो भारत माँ की सेवा करना चाहते हैं, ये आसक्त युवा हैं। इन लोगों में देशभक्ति से ज्यादा वो फौज में जाकर के क्या करना चाहते हैं, मोटी सैलरी प्राप्त करना चाहते हैं। अग्निवीर आई थी तो रेलें क्यों तोड़ी गई? अगर अनासक्ति होती तो क्यों तोड़ी जाती? देश की सेवा करनी थी,
तो जाकर के हम कम सैलरी पर भी कर सकते हैं, सैलरी तो कम कर दी गई थी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग आ सकते हैं, मैं भी आ सकता हूँ। ऑब्वियसली अग्निवीर आई तो उसके बाद मेरा 3 बार नेवी में लगातार ज्वाइनिंग लेटर आया, मैंने तीनों बार नहीं गया क्योंकि सैलरी कम थी। तो बहरहाल, तो अनासक्त क्या है? जिसको कोई आसक्ति नहीं है, जिसको कोई चाह नहीं है, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, ठीक है ना। सबकी अपनी इच्छाएं हैं, इच्छाओं का अंत नहीं है, जिसकी कोई इच्छा ना हो ऐसा कोई संत नहीं है। कुमार विश्वास की ये लाइन है। अक्सर मुझे क्या लाइंस ज्यादा याद आ जाती हैं, तो कई बार कुछ लोगों को तो मजा आता होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसी भी मानसिकता वाले होते होंगे इनको गुस्सा आती है साले। तो अपन कहाँ चल रहे थे? अनासक्ति है। अब इस पे पहला पेज खुला है, उस पे मन जाइए, अपन लगभग पाठ के अंत में आ गए हैं, ठीक है। तो समझाते समझाते अब हमने वैसे ही समझा दिया, इसको पढ़ने की कोई खास जरूरत है नहीं। तो अब क्या 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 कह रहे थे हम? अनासक्त और फक्कड़, एक शब्द है फक्कड़, क्या है? फक्कड़। फक्कड़ यानी अगर ये, तो फक्कड़ रहे हैं। तो फक्कड़ का, तो फक्कड़ एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची हैं। अनासक्त थोड़ा सा, तो बताया कि तो उसको कई, जिनको तुम कोई भी पाठ दे दो, लेकिन वो अगर पढ़ाएंगे, कितना भी कठिन दे दो, सरल दे दो, लेकिन वो उसको पढ़ाएंगे। सेंगर सर हैं हमारे, ठीक है, फिजिक्स वाला। फिर पढ़ोगे, अब तुम्हारे बेटा नहीं आएगा, ठीक है। वरना पढ़ोगे तो अंदर से एक ऐसा फील लगता है कि यार आत्मा तृप्त। बहरहाल, तो अनासक्त है ना, इस किस, जैसे एक गन्ने की मशीन, तो एक क्रपीबल होता है। क्रपीबल मतलब अनासक्त क्रपीबल, कि इच्छुदंड, यानी गन्ना को क्या कहा है? इच्छुदंड, शराबी कहते हैं शक्कर। इच्छू दंड, तो इच्छू अपना रस, गन्ने को एक बार निकाल लेगा, तीसरी बार डालेगा, लेकिन जब बिल्कुल गन्ना बाद भी वो डाल, उसमें से और रस निकाल लेता है कि नहीं? इसी कालिदास को कितना भी बेकार विषय दे दो, कालिदास उस पर लिखे तो साहित्य रचना को रसवान बना देंगे, यानी कि वो। तो कालिदास के बारे में शाकुंतलम क्या है? विज्ञान शाकुंतलम, तो जिसमें क्या लिखते हैं? आगे ये खबर कर लो। कलम में पिछले पार्ट में हम ये जो सीरीज सारी महत्वपूर्ण बातें बताई, सीरीज के किन गुणों को लेकर के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को क्योंकि याद आती है, किन से मतलब सीरीज को रिलेट कर रहे हैं। अब कुछ और उन्हीं को बता के की गई है। काफी लेखक थे संस्कृत के, और कालिदास का एक रचना थी अभिज्ञान शाकुंतलम, क्या लिखा था? अभिज्ञान तलम, जिसमें उन लोगों के प्रेम का वर्णन
शकुंतला के एक दुष्यंत के, ठीक है। एक शकुंतला दुष्यंत कौन थे? अब पहले कि थोड़ा एक चित्र शकुंतला और दुष्यंत का भी यहाँ लगा दिया जाए, कुछ चित्र मैंने लगाए थोड़ा। ये पेड़, ये सीरीज का ये क्या है भी? पक्का है? बहुत कम बच्चे हैं, ठीक है। ठीक है, ये आचार्य, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बहुत बड़े डिप्लोमेट थे, व्यक्ति थे, इनकी कुछ देख लो, ठीक है। बड़े प्रखर विद्वान, जैसे आज के प्रखर विद्वान कौन होंगे बताइए, एक आध का नाम बता सकते हो क्या? से जो कवि, जैसे जो आज राष्ट्र लेवल के कवि हैं, राष्ट्रीय लेवल के, जैसे कुमार युग कवि कहा जाता है, जिन्हें एक बहुत बड़े व्यक्ति उनको जानता है लगभग, जो इंटेलेक्चुअल होगा। आप ये नहीं कह रहा, आप जो कुछ नहीं जानता उन्हें भी नहीं जानता, ठीक है। एक आपने त्रिवेदी, क्या नाम है जो, सुधांशु त्रिवेदी जी, ऐसे करके ये विद्वान है, ऐसे अपने समय के एक बहुत बड़े युग कवि, युग लेखक और युग वक्ता थे ये, ठीक है ना, बड़े विद्वान थे। अब एक और चित्र मैंने लिया है, ये चित्र है कामसूत्र, जो अब अभी कामसूत्र के बारे में चर्चा नहीं की है, वात्सायन ने लिखा है कामसूत्र, क्या लिखा था? चलो इसको मैं थोड़ा सा अभी समराइज कर देता हूँ कि कामसूत्र के बारे में क्या बात की गई है पाठ में। एक लेखक थे वात्सायन, कौन थे? उन्होंने लिखा था कामसूत्र, क्या लिखा था? कामसूत्र नाम की किताब लिखी थी, जिसमें वात्सायन ने कामसूत्र में क्या किया है कि कुछ पेड़ों के जिक्र किया है, जिन्हें, जो शादी होकर के आती है, शादी होकर के जो नए युगलों की शादी होकर के आती है, नव युवतियों की और नव युवकों की, तो विवाह के बाद पहले, पहले शादी के बाद कुछ समय स्पेंड करने के लिए कुछ बगीचे या कुछ गार्डन चुनते थे लोग अपने घर के आसपास। तो उन बगीचों में, अब ये सब आपकी किताब का पार्ट है इसलिए समझा रहे हैं, उन बगीचों में जिन पेड़ों का जिक्र बादशाहन ने किया है कामसूत्र में कि ये वाले पेड़ लगे होने चाहिए उन बगीचों में, उनमें, उनमें कहते हैं कि उनमें बकुल के पेड़ की, कुछ लोग कहते हैं कि बकुल का पेड़ लगा होना चाहिए, बकुल यानी मौलसरी, ठीक है। लेकिन का बादशाहीन जी कहते हैं कामसूत्र में कि बकुल का नहीं, इसमें कौन सा पेड़ होना चाहिए? सीरीज का पेड़ होना चाहिए। किसका पेड़ होना चाहिए? सीरीज का पेड़ होना चाहिए। और सीरीज के पेड़ पर क्या करेंगे? सीरीज का पेड़ होना चाहिए तो सीरीज के पेड़ पर झूला डाल करके, वो जो नया विवाह होकर के आया है जिन लड़कियों का, वे लड़कियां अपना वैवाहिक जीवन के शुरुआती दिन जो हैं वो जो गुजारेंगी, तो उनमें झूला झूलना ये सब तमाम आनंद होते हैं, तो उनमें उन सीरीज के पेड़ पर अपना झूला डालेंगी और वहां पर झूलेंगी। कहते हैं कि हालांकि सीरीज का पेड़ इतना मजबूत नहीं होता, लेकिन उस पर जो झूलने वाली लड़कियां या झूलने वाली नव विवाहिताएं होंगी, उनका भी वजन तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, वो भी तो पतली पतली होंगी। अब यार सब पतली नहीं होती, लेकिन उन्होंने जैसा लिखा है वैसा मैं डिकोड कर रहा हूं, जैसा उन्होंने लिखा है, अब वैसा तो मुझे करना पड़ेगा डिकोड। तो वो लिखते हैं जो झूलने वाली नव विवाहिताएं या नया विवाह होकर के जो वधू आएंगी, उनका वजन भी ज्यादा नहीं होगा। मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कर रहा, यानी कि तोंद वाले बड़े बड़े नरपतियों की बात नहीं कर रहा। वो चाहें, वो झूलना चाहें तो अपने लिए लोहे का झूला डलवा सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखा है किताब में, सेम टू सेम लिखा है ना। वो चाहें तो अपने लिए लोहे का झूला डलवा सकते हैं, लेकिन, लेकिन जो नई लड़कियां आएंगी शादी होकर के, वो तो नई नई लड़कियां होंगी, उनके उनके लिए तो मैं कोई, मतलब उनके लिए मैं कहता हूँ कि सीरीज का पेड़ बढ़िया है, लचकदार पेड़ है, झूलने में अच्छा अनुभव होगा, ठीक है। कई सारी चीजों को बोलने में हेजिटेशन होता है, लेकिन अब अगर बायोलॉजी का टीचर होगा
तो वो अगर रिप्रोडक्शन पढ़ाएगा तो हेजिटेट उसको फिर नहीं करना होगा। तो कुछ ऐसा ही टॉपिक था, तो दैट्स व्हाई आई एडेड दिस स्लाइड। ओके, देन ये कुछ ये रखा है, मेरा ही बना हुआ कुछ ग्राफ है, इसको बाद में हम समझाएंगे। तो सीरीज, अब समझिए आप, मैं कहाँ बात कर रहा था, दुष्यंत और शकुंतला की बात कर रहा था। तो मैंने सोचा अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम का बड़ा ही सजीव चित्रण या सजीव वर्णन किया गया है। मतलब ऐसा वर्णन किया गया है कि जिसको पढ़ करके लोगों को ये लगने लगे कि दुष्यंत और शकुंतला कोई कल्पना नहीं है, बल्कि हमारे आसपास की ही कोई जीवित छवि रही होंगी, लेकिन वास्तव में वो क्या है, कल्पना, इमेजिनेशन मात्र है। ठीक है। तो अगर अभिज्ञान शाकुंतलम कोई पढ़ेगा तो समझेगा कि कितनी गहरी और कितनी जीवंत कल्पना कालिदास जी करते हैं कि उनके पात्र जो हैं पढ़ने वाले के दिमाग में जीवित हो उठते हैं। ठीक है ना। तो अब देखेंगे, तो वो अभिज्ञान शाकुंतलम में किस किस के प्रेम का वर्णन है, दुष्यंत और शकुंतला। तो मैंने चाहा कि दुष्यंत और शकुंतला का भी चित्र यहाँ लगा लूं। अब चूंकि ये तो मंदिर का चित्र था, अब भाई मंदिर का चित्र था, लगा सकते हैं, तो मैंने सोचा दुष्यंत और शकुंतला का भी लगाते हैं। पर अब था उसको लगा लेते तो फिर ऐसा लगता कि मास्टर ठरकी है। ठीक है। तो कोई चित्र उनका हमें अच्छा मिल नहीं रहा था गूगल पर, तो इसलिए हमने चित्र नहीं लगाया उनका। ठीक है। तो दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम का वर्णन किया गया है। वो कहते हैं कि एक बार ना दुष्यंत ने शकुंतला का चित्र बनाया। दुष्यंत ने शकुंतला का बड़ा ही सुंदर चित्र बनाया, और चित्र इतना सुंदर कि लोग मोहित हो उठे उस चित्र को देख करके। प्रदर्शनी में रखा गया, बहुत सुंदर चित्र बनाया। लेकिन बार बार दुष्यंत उस चित्र को देखते हैं तो खींच उठते हैं। खींचना समझ रहे हो? खींचना एक पोजीशन होती है हमारे, हमारी मतलब मनोभावों की। खींचना मतलब खुद पर कभी कभी हमें चिढ़ाती है, मतलब मैं कैसे बताऊं मैं क्या एक्ट करने लगता हूँ कभी कभी। अपन खुद पे ऐसी चिढ़ाती, खुद के ही एक थप्पड़ दो, तो उसे कहते हैं खींचना। तो दुष्यंत बार बार उस चित्र को देखकर खींच उठते हैं, लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति देख रहा है तो भाई साहब उस चित्र का दीवाना हुआ जा रहा है कि क्या चित्र बनाया है दुष्यंत, वाह यू आर ग्रेट। अंग्रेजी नहीं, संस्कृत में बोला था। तो अन्य लोग तो यार बड़ी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन दुष्यंत को वो चित्र बार बार कुछ ना कुछ कमी का एहसास करा रहा है। दुष्यंत को लग रहा है कि कुछ ना कुछ चित्र में कमी रह गई है, समहाउ इम्प्रॉपर। सुना है ये कहाँ है? मनोहर श्याम जोशी वाले सिल्वर वेडिंग पार्ट में। तो कहते हैं कि कुछ ना कुछ कमी रह गई है। और वो कमी क्या थी, अंत में जब कमी फाइंड आउट की गई, तो वो कमी क्या थी कि वो दो चीजें भूल गए थे। क्या भूल गए थे चित्र में? एक तो भूल गए थे उसके कानों में सीरीस पहनाना। क्या पहनाना? कानों में, सॉरी माफ कीजिए, एक तो भूल गए थे, एक तो भूल गए थे कि बालों में सीरीस लगाना। ठीक है, लगाया जाता है सीरीज का फूल। ठीक है। और एक भूल गए थे शरद चंद्र सा कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। धातुएं होती हैं, जैसे सोने का हार होता है, चांदी का होता है, वैसे ही एक मृणाल धातु है। क्या है? मृणाल का हार। एक तो मृणाल का हार भूल गए थे, एक तो क्या भूल गए थे, मृणाल का हार पहनाना। और थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दी कि बालों में बोल दिया, बालों में नहीं, कानों में। कहां पे? एक भूल गए थे कानों में शिरीष का पुष्प पहनाना, जिसके शिरीष पहनाना जिसकी जो अग्रभाग होता है ना, अग्रभाग के तंतुजाल होते हैं। अब ये कैसे, इसको ऐसे समझाऊंगा, देखो जैसे कोई फूल होता है, शिरीष का फूल छपा था उसमें, जो पेड़ था उसमें, तो उसी से दिखाता हूं मैं। वो कहते हैं कि ये है, अब इसमें फूल नहीं छपा, ये कुछ और है। ठीक है, माफ कीजिए। तो हम सीधा सीधा फूल बना के दिखा देते हैं आपको। सीरीज का फूल जो होता है ना, जैसा भी होगा, अब आप चूंकि चित्र हमारे अच्छे नहीं आते, ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूँ। तो मान लीजिए ये एक फूल है, यहाँ से ये लगा हुआ है टहनी से, और ये उसके कुछ आगे लटकते हुए तंतुजाल हैं। मतलब जैसे फूल होता है उसमें आगे कुछ रेसे से, रुए से लटकते रहते हैं। तो लिखते हैं कि शिरीष का पुष्प कानों में पहनाना भूल गए थे, जिसके अग्र भाग के यानी कि आगे के भाग के तंतुजाल जो हैं वो कहाँ तक आते थे,
गंडस्थल तक। गंडस्थल क्या होता है? गाल। गंडस्थल का अर्थ है गाल। थोड़ा भ्रामक सा शब्द है, ठीक है। एक और शब्द है, पिछले अनुभाग में प्रयोग किया गया है इसी पाठ के शुरुआत में। वो तुलसीदास जी की एक लाइन है, माफ कीजिए, कबीरदास जी की लाइन है। पहले तो तुलसी की लाइन है कि 10 दिन फूला फूल के खंखड़ भया पलास। कबीर की लाइन है 10 दिन फूला फूल के खंखड़ भया पलास। सीरीज की तुलना पलास से कर रहे थे कि पलास तो केवल 10-15 दिन फूलता है और फिर खंखड़ हो जाता है, लेकिन सीरीज तो फूलता ही रहता है, इसलिए सीरीज अच्छा है। किससे? पलास से। पलास एक पेड़, एक फूल होता है या एक पेड़ होता है, ठीक है। तो फिर आगे अपनी बातों काटते हुए कहते हैं कि ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले। लंडूरे का अर्थ होता है पूंछ विहीन, जिनके पूंछ नहीं होती। जिनके पूंछ नहीं होती, अपन सबकी भी नहीं होती। ऐसी समस्त व्यक्ति, ऐसी समस्त स्पीसीज, समस्त जातियां, समस्त लोग जिनके पूंछ नहीं होती, वो क्या कहलाते हैं? जो शब्द मैंने बोला था, ठीक है। तो कबीर बोलते हैं कि ऐसे दुमदारों, दुम यानी पूंछ वालों से, ऐसे दुमदारों से लंडूरे भले, अर्थात ऐसे पूंछ वालों से तो बिना पूंछ वाले भले हैं, जिनकी पूंछ आए और 10 दिन में चली जाए। यानी कि ये पूंछ का उदाहरण किससे दे रहे हैं? फूल से। यानी कि जो पलाश वगैरह हैं वो तो 10-15 दिन के लिए फूलते हैं। आरगवद, अमलतास को आरगवद कहते हैं, वो भी ऐसा ही फूलता है, ठीक है ना। पुराने पुराने रईस ने अपने गार्डन में, अपने बगीचा में जिन 4 पेड़ों की बात की थी, ये पेड़ लगे होने चाहिए। पुराना रईस जिन पेड़ों को लगाता था, उनमें होता था अशोक, उनमें होता था अरिष्ट, अरिष्ट यानी रीठा, उनमें होता था पुन्नाग यानी सदाबहार, और उनमें एक होता था शिरीष। ये 4 पेड़ थे, ये याद रखना ये सब चीजें, ठीक है। और अब देखते हैं, तो वो कह रहे थे, अभी हम पिछले अनुभाग में कहा थे, हाँ, जिसके अग्रभाग के जो तंतु जाल थे वो उसके गंडस्थल यानी गाल तक लटकते थे। यहां सीरीज पहना दो और यहाँ गाल तक लड़की के आ जाता था, तो सुंदर लगती होगी। तो अब कहते हैं कि जो सीरीज है काफी इंपोर्टेंट है। अब ये कमियां दो निकली थी, कौन कौन सी? एक तो सीरीज कानों में पहनाना, एक शरद चंद्र सा कोमल और शुभ्र, कोमल और शुभ्र यानी कि सुंदर लगने वाला, चमकदार मृणाल का हार, ये 2 चीजें भूल गए थे। सोचो कि अब जो तुम्हें ये सुन करके लगा होगा कि एक झलक तुमने किसकी, दुष्यंत और शकुंतला की ली, और तुमको लगा होगा कि बिल्कुल रियलिटी में ये रहे होंगे, लेकिन ये कालिदास की कल्पना है। तो समझ सकते हो कितनी गहरी कल्पना करते थे। कुछ ऐसा ही बताया है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को। वो भी कुछ ऐसा ही लिखते थे, वो भी अनासक्त योगी की तरह थे। वो भी शिरीष की तरह अपनी फकड़ाना मस्ती में झूमते रहते थे। जिस प्रकार शिरीष को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मौसम क्या है, ठीक है ना, कि कौन सा पतझड़ का मौसम है या बारिश का मौसम है, वो अपनी मस्ती में झूमता रहता है। वो अपनी मस्ती में झूमता रहता है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। तो जिस प्रकार शिरीष झूमता रहता है अपनी मस्ती में, उसी प्रकार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर भी कुछ उसी छवि के हैं, कालिदास भी उसी छवि के हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, कौन क्या सोचेगा। वो अपने रचनाएं अपने स्वेच्छानुसार बहुत बेहतर बनाते हैं। कुछ ऐसा ही आधुनिक युग के कवि सुमित्रानंदन पंत जी को माना जाता है, जो छायावादी कवि हैं। छायावाद के 4 कवि कौन कौन से हैं? पंत प्रसाद निराला वर्मा। पंत प्रसाद याद नहीं है क्या? ठीक है। तो सुमित्रानंदन पंत को भी प्रकृति के सुकुमार कवि भी पंत को कहा जाता है, प्रकृति के सुकुमार कवि। तो सुमित्रानंदन पंत जी को भी कुछ इसी प्रकार का माना है कि वो भी सीरीज की तरह कुछ अपनी फक्कड़ाना मस्ती में झूमते रहते हैं, अपनी मस्ती में। फक्कड़ाना मस्ती में झूमने का मतलब ये नहीं है कि गांजो पी के झूमते हैं। नहीं, तुम लोग ये समझोगे ये सब तो ये है ना, टैगोर पंत और ये सब लोग तो बढ़िया गांजो पी गए। अवधोजा सुने हैं किसी ने? राजा बनिए सर। तो सीरीज जो है काफी ऐसा ही मस्त रहने का और बेपरवाह रहने का उदाहरण समाज को पेश करता है। अब कहते हैं कि सीरीज ना, कोई भी मौसम हो, अब एक और आदमी की याद आ जाती है, कितने लोगों की याद आ रही है इनको। कहते हैं कोई भी मौसम हो, कोई भी पतझड़ हो, आंधी हो, लू हो, वर्षा हो, तूफान हो, सीरीज कभी अपना लहकना, लहकने का मतलब जानते हो जिसपे फल फूल बने रहें, झड़े ना,
बंद नहीं करता, पतझड़ में भी नहीं झड़ता, ठीक है ना। जेठ मास से लेकर के, जेठ मास की जलती धूप से लेकर के आषाढ़ तक निर्घात फूलता रहता है। तो कहते हैं कि इसी प्रकार जैसे सीरीज है ना, उस पे कोई मौसम का फर्क नहीं पड़ता। आजकल ऐसे बहुत कम लोग रह गए हैं जिन पे फर्क न पड़े। अब ये पाठ जब लिखा था, आजकल में तो लिखा नहीं है, बहुत समय हो गया, तब लिखा था, 1907 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो आजादी के जस्ट बाद ये पाठ लिखा था, जब पाकिस्तान और भारत के बीच एक युद्ध टाइप का तो नहीं कहेंगे, जब भारत और पाकिस्तान में क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था, बहुत सारे लोग पाकिस्तानियों के मारे गए थे, बहुत सारे लोग भारत के भी मारे गए थे, और बहुत खून खच्चर या लहूलुहान हम कहें देश हुआ था। तो कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि हमारे देश के ऊपर से जो ये, तो द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि हमारे देश के ऊपर से ये जो बवंडर बह गया है, किसका बवंडर, खून खच्चर, है ना, लहू लुहान, और हम कहें कि हमारे देश में ये जो अराजकता फैल गई है, जो बंटवारे के समय इतना ज्यादा बवंडर सा बह गया है, समझ सकते हो, इतना ज्यादा खून खराबा हुआ है, क्या इन विकट परिस्थितियों के बीच भी क्या स्थिर सीरीज की तरह कोमल और कठोर दोनों रहा जा सकता है। सीरीज क्या था, कोमल भी था और कठोर भी था। कुछ लोगों की एक खासियत होती है, तीन तरह की पर्सनैलिटी होती है एक विशेष नजरिए से देखें तो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े कठोर पर्सनैलिटी वाले हैं, उनसे कुछ कहिएगा तो आपको झट से तमाचा मार देंगे, या कहें कि जो सुन नहीं पाते बहुत ज्यादा, अगर वो ताकतवर होगा तो आपको मार देगा, थप्पड़ मारेगा, या जो मार पाएगा वो मारेगा, और अगर ताकतवर नहीं होगा तो गालियां देगा खूब सारी, ठीक है। जैसे लड़कियां हैं, लड़कियों में आपस में लड़ाई होती है, लड़कियों की लड़ाई लड़ाई देखना कभी, बस कहने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो और कुछ ऐसे पर्सनैलिटी वाले होते हैं, साउंड पर्सनैलिटी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता यार, तुम अगर उनसे ज्यादा कुछ बोल भी जाओगे तो वो क्या सोच लेते हैं कि बेवकूफों के मुंह नहीं लगना है, दैट्स इट, वो ये सोच के रह जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, वो क्या सोच के रह जाते हैं कि बेवकूफों के मुंह नहीं लगना। वो एक लाइन है ना, 4 दिवस की नर्मदा बुरो भलो बह जाए, तुलसी बिलख ना मानिए जो गंवार कह जाए। तो गंवारों के मुंह नहीं लगते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि हमारे देश के ऊपर से जो ये बवंडर बह गया, इतना ज्यादा ये हुआ, क्या इसके बीच कोमल और कठोर सीरीज की तरह दोनों तरह रहा जा सकता है। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों पे ज्यादा मतलब नहीं दिमाग पे लेते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एट अ टाइम तो शांत रहते हैं लेकिन बाद में ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है। तो तीनों तरह की पर्सनैलिटी वाले हैं। तो कहते हैं वो कैसे हैं, वो कोमल भी हैं और कठोर भी हैं, मौका देखते हैं। ऐसे ही एक और व्यक्ति था, उसी की याद आती है। वो कहते हैं कि ऐसे वक्त में सीरीज की तरह कोमल और कठोर दोनों नहीं रहा जा सकता। क्या कोई रह सकता है, रहा है, एक व्यक्ति रहा है। वो व्यक्ति कोमल भी था सीरीज के फूल की तरह, और सीरीज के फल की तरह कठोर भी था। एक और जब असहयोग आंदोलन भी चलाया, एक और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया, एक और जब अंग्रेजों के सामने बैठ करके अपनी मांगों के लिए रिक्वेस्ट की, अपनी मांगों के लिए हाथ भी जोड़े, तो दूसरी ओर भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाया, जहां एक और क्या कहा, यहाँ एक और ये भी कहा कि एक गाल पे अगर कोई थप्पड़ मार जाए और हमारी स्थिति नहीं है तो दूसरा गाल आगे कर लो। तो दूसरी ओर उसने ये भी कहा कि करो या मरो का नारा भी उसने दिया। कौन है वो, महात्मा गांधी की याद आती है, और इसी याद के साथ वो सीरीज को एक अवधूत बताते हैं। अवधूत का अर्थ है सन्यासी, अवधूत का अर्थ वही अनासक्त फक्कड़ अवधूत, तीनों के एक ही अर्थ हैं। और कहते हैं कि सीरीज एक अद्भुत अवधूत है, अद्भुत यानी कि एक ऐसा यूनिक अवधूत है जिसके जैसे बहुत कम पेड़ हैं, पेड़ तो शायद कोई है ही नहीं। ऐसा ही एक और अवधूत इस देश में हुआ है, वो है महात्मा गांधी। और यही कहते कहते उनके मुंह से निकल पड़ता है, उनके अंदर से एक आवाज आती है कि हाय
वह अवधूत आज कहाँ है? गांधी जी कहाँ है आजकल? ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जल्दी चाहिए। तो ये आग जलाए रखिए, मोटिवेट रहिए, मजा लेके पढ़िए, क्योंकि जिन चीजों में आनंद आने लगे तो हमें लगता है कि वही चीजें हमारी दिनचर्या बन जाती हैं। हमें खेलने में आनंद आता होगा, फ्री फायर खेलने में आनंद आता होगा, किसी से चैटिंग करने में आनंद आता होगा, तो उन चीजों में हम ज्यादा समय देते हैं। लेकिन जब पढ़ाई में आनंद आना लगे तो हम पढ़ाई में ज्यादा समय ऑब्वियसली देंगे और हमारे रिजल्ट्स बेहतर होंगे। अब इसके बाद अगर समय है, कुछ लोग बैठना चाहें, तो छोटा सा पाठ है हरिवंश राय बच्चन का, बहुत छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर चाहें तो उसको आधा या पूरा जितना हो सके करा दें, अन्यथा की स्थिति में यू आर इंडिपेंडेंट। ओके।